बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जो कि 4th सेमेस्टर की है। ठीक है, बी फार्मा 4th सेमेस्टर, और ये इसका आज लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स, अब हमने सारी चीजें तो इसकी जो भी हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कायरल मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। सो कायरल मॉलिक्यूल शोज 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो कायरल मॉलिक्यूल्स हो वो 3 तरह की रिएक्शंस को शो करते हैं। फर्स्ट इन्वर्जन, सेकंड रिटेंशन एंड थर्ड हमारी रेसिमाइजेशन। ठीक है ना, 3 तरह की रिएक्शन हमारी कौन कौन सी है? एक तो इन्वर्जन है, दूसरी रिटेंशन है और तीसरी हमारी रेसिमाइजेशन। इसके बाद हमारी इन्वर्जन रिएक्शन क्या कहती है? In this reaction, the configuration of atoms or groups around chiral center is reversed during the reaction. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो भी हमारे एटम्स और ग्रुप्स हैं जो कायरल सेंटर के अराउंड लगे हुए हैं, अटैच्ड हैं, वो क्या हो जाएंगे रिएक्शंस के दौरान। जो हमारा मीन्स हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, मीन्स जो रिएक्टेंट है उसका जस्ट रिवर्स हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी तो वहां से जो भी हमारा रिएक्टेंट था उसका जस्ट उल्टा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर? प्रोडक्ट में। वही हमारी इन्वर्जन होती। इन्वर्जन का मतलब अगर हम समझें तो जो भी हमारा रिएक्शन हमने किया, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, वो क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट उसका पलट जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट का, वही हमारा इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्लिपिंग द मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन बाय 180 डिग्री ऑफ कायरल सेंटर इन अ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। या फिर आप इसकी एक रिएक्शन और भी लिख सकते हैं कि इन्वर्जन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे जो भी हमारे मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है, जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं या फ्लिप कर देते हैं कायरल सेंटर के अराउंड 180 डिग्री में। अगर हमने कोई मान लीजिए मॉलिक्यूल लिया, उसके स्ट्रक्चर को अगर हम 180 डिग्री घुमा दें तो जो भी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वही हमारा क्या होता है? इन्वर्जन होता है। ठीक है, इन्वर्जन की प्रोसेस में ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहले एक चीज और समझ लीजिए कि इन्वर्जन के बाद सेकंड रिएक्शन हमारी रिटेंशन होती है। ठीक है, इसके बाद हम दोनों आपको एग्जांपल में समझाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। रिटेंशन क्या होता है? इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड कायरल सेंटर इन द मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम और अनचेंज्ड एज ओरिजिनल वन। देखिए, इन्वर्जन में क्या हो रहा था? जो हमारी इमेज बन रही थी, मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा था, वो क्या हो रहा था? इन्वर्ट हो रहा था। उसका स्ट्रक्चर क्या है? इन्वर्ट हो रहा था। उसका मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन 180 डिग्री में घूम करके बन रहा था। ओके, वहां पे चेंजमेंट हमें दिख रहा था। लेकिन रिटेंशन हमारी क्या रहेगी? वैसे ही रहेगी। जैसे हमने रिएक्टेंट में जो भी स्ट्रक्चर रखा है वो रिटेन रहेगा एज अ प्रोडक्ट में भी, एज ओरिजिनल वन। जैसे हमारा ओरिजिनल रिएक्टेंट रहेगा वैसे ही हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, उसी को हम रिटेंशन बोलते हैं। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो कायरल सेंटर के अराउंड लगे हुए हैं, अटैच्ड हैं, वो क्या होंगे? रिमेन सेम और अनचेंज्ड। वो वैसे ही अटैच्ड रहेंगे, अनचेंज्ड रहेंगे। उनमें कोई भी हमें चेंजमेंट देखने को, मीन्स उसके ओरिएंटेशन में, उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कैसे, ये समझते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर इसको देखिएगा। ठीक है, आपको एक ही में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको अलग अलग रिएक्शन करनी है तो जस्ट इसका हाफ पार्ट तोड़ के इधर लिख देना। ठीक है, इन्वर्जन में, और जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है उसको इधर का तोड़ के रिटेंशन में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे करके भी समझ सकते हैं कैसे होगा। ठीक है ना, देखिए ये एक डायग्राम है हमारा। CH3H, C2H5 और X ये लगे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो तरफ से क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल पर अटैक हो रहा है। एक तो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक कहाँ से हो रहा है? बैक से हो रहा है, पीछे से। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? अटैक हो रहा है कहां से? बैक से। और यहां अटैक हो रहा है फ्रंट से। अब इतना समझिएगा, जब भी हमारे न्यूक्लियोफाइल में बैक से अटैक होता है, ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल में अटैक जो हो रहा है वो बैक से हो रहा है तो वो इन्वर्जन कहलाएगा। कैसे? बैक से अटैक होने के बाद ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इसको आप घुमा दीजिए। ठीक है, 180 डिग्री में अगर ये घूमेगा तो जो ये फ्रंट में है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अभी क्या है? फ्रंट में। पहली बात तो जो यहाँ पे वाई है, ठीक है, ये वाई हमारा न्यूक्लियोफाइल पे अटैक होने जा रहा है, तो ये वाई यहाँ से एक्स को हटा करके वाई अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स को हटा करके वाई अटैच्ड हो जाएगा। इसके बाद अब थोड़े से चेंजमेंट हमें करने को मिल रहे हैं। अब हम जस्ट इसको ऐसे पलटा दें तो ये एक्स इधर आ जाएगा, ऐसे करके हमारा यहाँ पे है, इसको हम पलटा दे तो ये x इधर को आ जाएगा ना। तो यहाँ पे वैसे ही किया गया, y अटैच्ड हुआ इससे, तो ये जो x वाला पार्ट है यहाँ पे y लग गया और y कहाँ पे आ गया? इधर आ गया।
और जो भी हमारा स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ था वो राइट साइड की तरफ थोड़ा सा झुक गया। मीन्स क्या हुआ, 180 डिग्री या जस्ट उसका उल्टा पलट गया, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं क्या, इन्वर्जन बोलते हैं। लेकिन रिटेंशन में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल हमारा फ्रंट से अटैक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्रंट से अटैक कर रहा है, यहाँ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। हमने यहाँ पे चेंजमेंट तो कर दिया, एक्स की जगह हमने वाई अटैच तो कर दिया, लेकिन हमारा क्या बोला था कि प्रोडक्ट या जो भी हमारा मॉलिक्यूल रहेगा बनाया है रिएक्टेंट में रहेगा वही एज इट इज जैसा ओरिजिनल वन है वैसे ही हमारे प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलेगा। तो जब हमने यहाँ से ये अटैक करवाया, न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, तो यहाँ जाकर एक्स की जगह वाई अटैच्ड हो गया, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर वो एज इट इज सेम रहेगा। तो हमने देखिए इस इधर थोड़ा सा राइट लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है ना यहाँ पे, वैसे ही सेम एज इट इज इसको बना दिया और एक्स की जगह वाई बस अटैच्ड कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। जब मॉलिक्यूल में या फिर मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन में, एटम्स और ग्रुप में कोई भी चेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी वो हमारी रिटेंशन रहेगी। लेकिन अगर इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्जन से आप समझ सकते हो ना कि जैसे मिरर में क्या होता है, जो इमेज होती है वो इन्वर्ट हो जाती है ना, पलट जाती है, तो वैसे ही होता है। तो इन्वर्जन क्या है, इन्वर्ट हो जाना इमेज का, उलट जाना, पलट जाना, ठीक है, तो वो हमारी इन्वर्जन होती है। आपको क्लियर हो गया ना। इन्वर्जन में 180 डिग्री हम जो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है उसको रोटेट कर देंगे, लेकिन रिटेंशन में एज इट इज सेम रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई। इन्वर्जन और हमारे रिटेंशन क्या होते हैं, यही इसकी डेफिनेशन है और यही इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं रेसिमाइजेशन के बारे में। ये एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू अ रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। देखिए यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है उसका कन्वर्जन कहाँ पर, किस में हो जाना, रेसिमिक मिक्सचर में हो जाना, उसी प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, हम समझ गए कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर किसी को भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है ये नहीं पता है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देख पाएंगे तो क्या होगा कि आपको जितनी भी आगे की चीजें हैं वो सही से समझ आएंगी ही नहीं, ठीक है ना। तो एक तरफ से पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि ये बहुत नया है, शायद सब लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया है हमारे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखेंगे, यही नहीं जानेंगे कि एक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप क्लियर कैसे करेंगे ये चीजें, ठीक है ना। तो वहां पे देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का कन्वर्जन होना कहाँ पर, रेसिमिक मिक्सचर में, इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। एक प्रोसेस का नाम है रेसिमाइजेशन, ठीक है, जहां पे किसको, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेसिमिक मिक्सचर में। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ प्लस माइनस या फिर 2 इनांशियोमर्स। हमने आर और एस फॉर्म पढ़े थे, है ना। तो वहां पे यहाँ पे क्या बोला है कि 50-50 का क्या होना चाहिए, हमारा अमाउंट होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में आर फॉर्म भी प्रेजेंट होना चाहिए, मीन्स हमारा डेक्स्ट्रो फॉर्म में भी प्रेजेंट होना चाहिए, और हमारा लीवो फॉर्म भी 50% प्रेजेंट होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर की बात करें तो 50 हमारा क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, और 50% हमारा क्या होना चाहिए, एस फॉर्म होना चाहिए। और यही 50-50 का इक्वल अमाउंट कहलाता है क्या, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और इसी रेसिमिक मिक्सचर का कन्वर्जन हमारा जो होता है, मींस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जब हम रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। और रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, 50-50% का इक्वल अमाउंट का कॉम्बिनेशन होता है 2 इनांशियोमर्स का। अब वो 2 इनांशियोमर्स कौन से थे, लीवो, डेक्स्ट्रो और आरएस फॉर्म वाले, ठीक है। इट इज डेजिग्नेटेड बाय द प्रीफिक्स प्लस और माइनस के सिंबल के साथ इसके सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हो गई, रेसिमाइजेशन क्या है। अब देखिए समझते हैं रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का रिजोल्यूशन क्या होता है, देखिए द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू इट्स 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स प्लस एंड माइनस आइसोमर्स इज नोन एज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या होता है, जो भी हमने रेसिमिक मिक्सचर 50-50% में बनाया, इसी को हम क्या कर दें, सेपरेट कर दें। इसी सेपरेशन की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। जो हमारा सेपरेशन की प्रोसेस है, जहां पर हम क्या करते हैं, जो 2 इनांशियोमर्स हमें देखने को मिल रहे थे 50-50% में, हम उन्हीं इनांशियोमर्स को अलग अलग क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं, ठीक है। 50 एस फॉर्म को अलग निकाल दिया, आर फॉर्म को अलग निकाल दिया, और इसी के हम सेपरेशन को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। अब हम इसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, तो बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स दी गई हैं इसे रिजोल्व करने की। ओके,
देखिए, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स हम देखने को मिलते हैं हमें। एक फर्स्ट है हमारा मैकेनिकल सेपरेशन, सेकंड हमारा बायोकेमिकल सेपरेशन, थर्ड हमारा केमिकल मेथड एंड फोर्थ हमारा क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड है जिसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, मैकेनिकल सेपरेशन क्या होता है। मैकेनिकल सेपरेशन हमारा सबसे पुराना मेथड है। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम पे मशीन्स तो चलती नहीं थी, तो एक ऐसा मेथड था जहां पे हम क्या करते हैं, हाथों से उनके सेपरेशन को करते थे। ठीक है, वहां पे हम जो भी हमारे 2 इनांशियोमर्स हैं उनको हम हाथों से सेपरेट करते थे। मीन्स हम चुन चुन के उनके शेप के अकॉर्डिंग उनको निकालते थे। मैकेनिकल सेपरेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, सबसे इजी मेथड भी है टू रिजॉल्व एन इनांशियोमरिक मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। जैसे कंपोनेंट्स में अब अभी 2 टाइप या 3 टाइप के जो भी हमारे मिक्सचर प्रेजेंट है, 50-50% में हमारे 2 मिक्सचर प्रेजेंट है। ठीक है, 2 इनांशियोमर्स प्रेजेंट है, हमको क्या करना है, उनको सेपरेट करना है। तो हमारा जो मैकेनिकल सेपरेशन था वो बहुत ही इजी मेथड था 2 इनांशियोमरिक मिक्सचर को रिजॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हम इस मेथड में करते क्या थे, इन दिस मेथड इनांशियोमर्स विद डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कैन बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकल मीन्स हैंड पिकिंग यूजिंग ट्वीजर्स एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। देखिए, यहाँ पे हम क्या करते थे कि जो भी हमारे क्रिस्टल्स हैं, इनांशियोमर्स हैं, वो देखिए उनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा ना, उनके शेप डिफरेंट होंगे। तो किसी का शेप थोड़ा सा सर्कल में है, किसी का ट्रायंगल में है, तो क्या करेंगे, हम सर्कल वाले जो स्ट्रक्चर के शेप के हमारे इनांशियोमर्स हैं उनको अलग निकाल के रखेंगे, ट्रायंगल शेप के जो भी हमारे इनांशियोमर्स हैं उनको हम अलग निकाल के रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अलग अलग जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को या फिर क्रिस्टल के शेप्स को देख करके डिफरेंट शेप्स को हम अलग अलग निकाल के रखते थे। इसी तरह हम उनको सेपरेट करते थे इनांशियोमर्स को। अब कैसे करते थे, हैंड पिकिंग मीन्स हाथों से ऐसे करके हम एक एक क्रिस्टल को बाहर निकालते थे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके। ठीक है, उससे चेक कर करके मैग्नीफाइंग ग्लास को से देख करके, ठीक है, लेंस का यूज करके हम हैंड पिकिंग करते थे। मीन्स हाथों से एक एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वाली जो भी हमारे शेप के इनांशियोमर्स हैं उनको हम निकालते थे। तो ये है हमारा मैकेनिकल सेपरेशन। मैकेनिकल सेपरेशन में प्रॉब्लम कहाँ आई कि ये इसकी एक लिमिटेशन थी। दिस मेथड हैज वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब देखिए, यहाँ पे लोग भी ज्यादा लगेंगे, लेबर भी ज्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि हैंड पिकिंग का काम है। अब इतने सारे इनांशियोमर्स को निकालना है तो एक आदमी से तो होने वाला है नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक तो लिमिटेड एप्लीकेशन था कि बहुत लिमिटेड उसमें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा काम हो नहीं सकता, टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत टाइम लगता है एक एक शेप को, डिफरेंट शेप्स को ऐसे इनांशियोमर्स को निकालना। तो इसका ये लिमिटेशन था कि दिस हैज वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग, और ये इसमें बहुत टाइम भी लगता था। तो ये इसका एक लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। ठीक है, अब सेकंड मेथड हमारा बायोकेमिकल मेथड है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पैस्चर इन 1858। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? पैस्चर नामक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था 1858 में। इन दिस मेथड द रिजोल्यूशन इज डन बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिकल मेथड में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके रिजोल्यूशन करते हैं। मीन्स 2 इनांशियोमर्स जो हमारे प्रेजेंट है 50-50% में, उनको हम क्या करते हैं, अलग उनके कंपोनेंट से अलग उनको निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम सेपरेट करते हैं उन 2 फॉर्म के इनांशियोमर्स को। When certain bacteria और माउल्स आर एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर, जो हमारा रेसमिक मिक्सचर हमने देखा, जहां पे रेसमिक मिक्सचर का एक सॉल्यूशन है, हमने क्या किया, उसमें कुछ टाइप्स के बैक्टीरिया और माउल्स को क्या किया, ऐड किया, उसी में सॉल्यूशन में डाल दिया। दे डिकम्पोज ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स मोर रैपिडली देन अदर। ये क्या करेंगे, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको जल्दी ये डिकम्पोज कर देंगे बाकी के अदर से। तो जैसे जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स है, उनको अगर ये क्या कर देगा, अलग डिकम्पोज कर देगा, और जो बचा हुआ है वो अलग है, तो इस तरह क्या हो गया, सेपरेट हो गया ना, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव सेपरेट आउट हो गया। जैसे पेनिसिलियम ग्लूकम डिकम्पोजेस प्लस माइनस टार्ट्रिक एसिड मोर रेडली देन माइनस माइनस आइसोमर। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया कि जो टार्ट्रिक एसिड है प्लस माइनस टार्ट्रिक एसिड है, इसको पेनिसिलियम ग्लूकम अगर ये वाला हम डाल देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या करता है, टार्ट्रिक एसिड को जल्दी डिकम्पोज करता है बाकी के कंपेयर में। ठीक है, माइनस माइनस इसके माइनस माइनस आइसोमर से। तो इस वजह से ऐसे हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसका लिमिटेशन क्या था, द प्रोसेस इज स्लो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले हम ग्रो कराएं, फिर ठीक है उनको एक टेम्परेचर में ग्रो कराएं, इसके बाद डालें, फिर वो माउल्ड होंगे, वो डिकम्पोज होंगे। इस तरह की प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत स्लो होती थी। हाफ ऑफ द मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रोसेस।
और इसमें क्या होता था, जो रेसमिक मिक्सचर है, अब सोचिए खुद ही कि हम एक मिक्सचर को रख रहे हैं बहुत टाइम के लिए, तो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल रहे हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे, कुछ सोल्यूशन को भी खराब करेंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ द मटेरियल इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान ही आधा मटेरियल खराब हो जाता था। स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल कैन बी सेपरेटेड, और इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ जो मटेरियल है वो सेपरेट आउट नहीं होता था, तो ये इसका ड्रॉबैक था। नाउ थर्ड मेथड इज केमिकल मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। देखिए केमिकल मेथड जो है वन ऑफ द बेस्ट मेथड है किसका, रिजोल्यूशन का, रेसमिक मिक्सचर्स के एनांशियोमर्स को सेपरेट करने का। तो in this method, firstly, enantiomers are converted into diastereomers, and diastereomers have different physical properties and hence can easily separated into two components by fractional crystallization. केमिकल मेथड में क्या होता था कि जो हमारा इनांशियोमर है उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते थे डाइस्टीरियोमर में, और क्या यूज करके, एक रिजॉल्विंग एजेंट आता है हमारा कायरल रिजॉल्विंग एजेंट, उसका यूज करके हम क्या करते थे, जो भी इनांशियोमर्स हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट करते थे हम डाइस्टीरियोमर्स में। प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा करते थे, स्टीरियो मींस जो हमारे इनांशियोमर है उनको डाइस्टीरियोमर्स में क्यों कन्वर्ट करते थे। प्रॉब्लम यह है कि इनांशियोमर्स को सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें मैच करती हैं, लेकिन डाइस्टीरियोमर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और हम उनको इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस में हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसलिए इनांशियोमर्स को हम पहले कन्वर्ट करते हैं डाइस्टीरियोमर्स में। अब डाइस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण हम इन दो कंपोनेंट्स को, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इजिली इन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस में। डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम डिफरेंट क्रिस्टल को बाहर कर सकते हैं, या फिर हम उनको बाहर निकाल सकते हैं जो भी हमारे रेसमिक मिक्सचर में अलग अलग फॉर्म में कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, अब हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड में आते हैं। Chromatographic method is widely used method for resolving racemic mixture using HPLC, gas chromatography and SFC, TLC मेथड, ठीक है, थिन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से हम जो भी हमारे क्रोमेटोग्राफिक मेथड है इनका यूज करके रेसमिक मिक्सचर को रिजॉल्व मीन सेपरेट कर सकते हैं। दीज मेथड्स यूज कायरल स्टेशनरी फेज और सेलेक्टर्स टू सेपरेट एंड रिजॉल्व इनांशियोमर्स। यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक इस मेथड में कायरल स्टेशनरी फेज का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने रेसमिक मिक्सचर को डाला, ठीक है, और उसमें हमने क्या डाला, कायरल स्टेशनरी फेज या सेलेक्टर्स को डाला, तो जो भी हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कायरल स्टेशनरी फेज से बाइंड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। तो वो अलग हो गया, दो फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है, ठीक है। कुछ हमारे मोबाइल फेज में जाकर के डूब जाएंगे और कुछ हमारे क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, किससे, स्टेशनरी फेज से। तो इस तरह से हम इनको क्रोमेटोग्राफिक मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, मेथड है, HPLC, GC, SFC और हमारे TLC मेथड। इन मेथड्स का यूज करके, कायरल स्टेशनरी फेज का यूज करके, सेलेक्टर का यूज करके हम इनांशियोमर्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारी कायरल मॉलिक्यूल्स की 3 रिएक्शन थी, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसमाइजेशन, ठीक है। ये सभी आप रिएक्शंस पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज से हमारी यूनिट फर्स्ट होती है कंप्लीट। इसके नोट्स आपको हमने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो प्लीज वहां से नोट्स आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।